नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक आज है। पीएम आवास पर शाम 6 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी। दिसंबर के बाद भी जारी रह सकती है अन्न योजना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर फैसला संभव। तो पीएम आवास पर शाम 6 बजे ये बैठक, तो दिसंबर के बाद भी जारी रह सकती है अन्न योजना। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर फैसला संभव माना जा रहा है। तो पीएम मोदी के नेतृत्व में यह कैबिनेट की बैठक है आज। पीएम आवास पर शाम 6 बजे यह बैठक होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले, जैसे कि अन्न योजना के तहत बड़ा फैसला संभव है। तो गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रह सकती है। दिसंबर के बाद भी इस पर फैसला हो सकता है। तो पीएम मोदी के नेतृत्व में ये कैबिनेट की बैठक आज है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर? शाम 6 बजे ये बैठक है, कितना महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक रहने वाली है? मोदी सरकार कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है और शाम को प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी और निश्चित रूप से कई अहम और महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार आज दे सकती है। मोदी कैबिनेट की तरफ से 4% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर फैसला लिया जा सकता है। यदि अगर सरकार ऐसा ऐलान कर देती है तो ये कर्मचारियों के लिए नए साल पर एक तोहफे के तरीके से होगा, क्योंकि लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से अक्टूबर तक के AIC-PI इंडेक्स आंकड़े भी जारी हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से 4% जो महंगाई भत्ता अगर सरकार बढ़ा देती है, कैबिनेट में अगर इस फैसला ले लिया जाता है, तो इससे तमाम जो कर्मचारी हैं वो प्रभावित होंगे, यानी कि उन्हें फायदा होगा, बढ़ोतरी होगी, सैलरी में इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से 7वें वेतन आयोग के तहत हर साल 2 बार दरअसल DA बढ़ाया जाता है। जनवरी 2022 और जुलाई 2022 में मिलाकर कुल 7% DA में इजाफे का ऐलान किया गया था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। हालांकि देखना होगा कि कैबिनेट में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कोरोना के केसेस भी कहीं ना कहीं दुनिया के अलग अलग देशों में बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत में भी किस तरीके से तैयारी है और आज किस तरीके से केंद्र सरकार, खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ इस विषय में काम कर रहे हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री आज कैबिनेट की जो बैठक हो रही है उसमें बैठक होगी शाम को, उसमें चर्चा कर सकते हैं। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। दोपहर करीब 3 बजे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी। कोरोना के बढ़ते खतरे और इसकी रोकथाम की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग में शामिल होंगे सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री। तो दोपहर 3 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक। तो कोरोना का खतरा पूरे देश, पूरी दुनिया में मंडरा रहा है, तो किस तरह से राज्य तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ ही क्या सावधानियां, इन तमाम बातों पर जिक्र किया जाएगा। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, मनसुख मंडाविया देखिए सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक करेंगे 3 बजे। क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है और किस तरह कोरोना के खतरे को देखते हुए क्या रणनीति तैयार की जाएगी? देखिए, अगर हम बात करें तो आज स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक बैठक बुलाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया तमाम राज्यों के जो राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ एक बैठक करेंगे। 3 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और निश्चित रूप से राज्यों की क्या कुछ तैयारी है, कोरोना के नए वेरिएंट जो कि अपना पैर दुनिया के अलग अलग देशों में पसार रहा है, भारत में भी 2-4 केस देखने को मिले हैं, तो उसको लेकर सरकार, खासतौर पर राज्य सरकारों की क्या कुछ तैयारी है। अगर किसी राज्य सरकार के पास किसी चीज की कमी है, चाहे अस्पताल में बेड्स की बात करें या वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन में अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वो राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो केंद्रीय मंत्री को अवगत कराएंगे कि उनके राज्य में कोरोना से लड़ने के लिए उपकरणों की क्या कुछ संख्या है। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़े जो कर्मचारी हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि ज्यादातर अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई थी जब शुरुआती दौर में कोरोना आया था। हालांकि भारत ने समय रहते तमाम चीजों पर काबू पा लिया था, यानी कि बेड्स को भी बढ़ा दिया था और तमाम व्यवस्थाएं की थी। लेकिन इस बार सरकार किसी भी तरीके से रिस्क लेना नहीं चाहती है और यही कारण है कि एक के बाद एक तमाम बैठकें हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ और जो स्वास्थ्य सचिव हैं केंद्र सरकार के उनके साथ बैठक की और तमाम जो अधिकारी है वो जुड़े रहे। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हुई है और सूत्र बताते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक गाइडलाइन भी बनाया है। संभवतः जैसे ही अगर कोरोना के केसेस में इजाफा होता है तो उन गाइडलाइंस को भी केंद्र सरकार के स्तर पर लागू करवाया जाएगा और जिसको राज्यों को मानना होगा। और यही कारण है कि राज्यों से एक फीडबैक लिया जा रहा है। अगर राज्य सरकार तैयार है तो संभवतः कुछ नए दिशा निर्देश भी राज्य सरकारों के लिए जारी किया जा सकता है, जिसमें मास्क सभी राज्यों में भी अनिवार्य कराया जा सकता है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय जब बात करेगा राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से, अगर स्वास्थ्य मंत्री नहीं जुड़ते हैं तो जो प्रतिनिधि जुड़ेंगे उनसे चर्चा होगी और हर पहलू पर चर्चा करके गहन चिंतन मंथन करके कोई बड़ा जो फैसला है वो केंद्र सरकार ले सकती है। बिल्कुल पीयूष, इसके साथ ही साथ जिस तरह बड़े फैसले का जिक्र किया जा रहा है, देखिए हर एक व्यक्ति की नज़र भी इस बैठक में है कि क्या फैसला हो सकता है। पीयूष, इसके साथ ही साथ क्या मास्क अनिवार्य किया जा सकता है, 2 गज की दूरी अनिवार्य की जा सकती है, जिस तरह पहले कोरोना के वक्त में जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता था, क्या उसे दोबारा लाया जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, अगर हम बात करें तो जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो काफी खतरनाक है, काफी प्रभावी है। खासतौर पे सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है वो ये है कि ये बूस्टर डोज लेने वाले व्यक्तियों पर भी प्रभावी हो जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसको देखते हुए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय किसी भी तरीके से रिस्क लेना नहीं चाहेगा और राज्यों के साथ जब बातचीत होगी तो निश्चित रूप से चाहे स्कूलों को बंद करने की अगर हम बात करें, अगर ऐसी नौबत आती है तो स्कूलों को बंद कराया जाएगा। मास्क आमतौर पे भी अनिवार्य होता है। अगर कोई सरकार दिशा निर्देश नहीं भी जारी करती है तो विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि जब भी आप बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले, क्योंकि आपको 2-3 चीजों से आपको इससे नुकसान से बचाएगा। या पॉल्यूशन की बात करें या कोरोना के खतरे की बात करें या डस्ट की बात करें, इन सब तमाम चीजों से मास्क बचाता है। ऐसे में अगर कोरोना का केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे या कोरोना पर सरकार कुछ सख्त एक्शन लेंगे तो सबसे पहला जो कदम होगा वो यही होगा कि मास्क अनिवार्य कर दिया जाए, सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया जाए, 2 गज की दूरी अनिवार्य की जाए। इसके अलावा एक जगह पे ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा ना हो, इसको लिए भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि हाल ही में ठीक है पीयूष, शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर भरतपुर में सीएम अशोक गहलोत ने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया, साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी किया। जाति के बीच में, आज धर्म और जाति के बीच में जो हिंसा का माहौल है, तनाव है और जो हालात बना रखे इंडिया गवर्नमेंट यूपीसी के दबाव, इलेक्शन कमीशन के दबाव, ईडी इनकम टैक्स के दबाव और किसानों की जो पूछ नहीं, सवा सात किसान कितने किसान मारे गए हैं आंदोलन के अंदर। ये सरकार की सबसे बड़ी भूल थी, बिना किसान वर्गों को पूछे हुए, उनके संतों को पूछे हुए पहले कानून पास कर दिए और किसानों हिम्मत दे दिया तो बाद में तो तुम बोलते रहते तो सब करी। सवा साल तक सर्दी के अंदर घर में बैठे रहना, उनका संघर्ष करना। हमने भी असेंबली के अंदर यहाँ पे काले कानूनों को निरस्त करके अपने कानून बनाए थे, नए कानून बनाए थे। दूसरी किसानों की लड़ाई थी, पूरा देश उनके साथ था और किसानों की प्रेरणा ही चरण सिंह थे। वो 3 साल के हमने प्रदर्शन के लिए बहुत ही उसका स्वागत हुआ। माध्य दृष्टिकोण हमने कहा कर्मचारियों को भी पेंशन की योजना जो पुरानी थी वो लागू होनी चाहिए, वो लागू में खड़ी है। यहाँ पर एक के बाद एक जो फैसले किए हैं
वो आप बढ़ेंगे आगे। बीजेपी सांसदों ने किया प्रदर्शन संसद भवन के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने ये प्रदर्शन किया। बिहार में शराब से हो रही मौतों पर बीजेपी सांसदों का यह हंगामा था। बीजेपी सांसदों ने की नीतीश सरकार से मुआवजे की मांग। तो इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, जहां आज श्रृंगार गौरी मामले को लेकर सुनवाई होनी है। आज पूरे मामले पर बहस पूरी होने की उम्मीद है। आज पूरे मामले पर बहस पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट में सुनवाई, तो माना जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से आज बहस पूरी हो जाएगी। तो आज भी कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, का आज श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट में सुनवाई है और माना जा रहा है कि आज बहस पूरी हो सकती है। दोनों पक्षों के द्वारा दलीलें रखी जा सकती है जो खत्म हो सकती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार श्रृंगार गौरी मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है और आज एक अहम फैसला आने की उम्मीद है। दोपहर से 2 से 3 बजे का एक वक्त निर्धारित किया गया है कि शायद 2 से 3 बजे तक कोर्ट दोनों पक्षों की बातों को, दोनों पक्षों के वकीलों की बातों को पूरी तरीके से सुनेगा और हो सकता है कि इस पर कुछ फैसला भी हाईकोर्ट दे सकता है। जिस तरीके से लगातार तर्क वितर्क हो रहे थे दोनों पक्षों के वकीलों के द्वारा, उससे कोर्ट पूरी तरीके से संतुष्ट है और अभी आज या तो फैसला सुरक्षित रख लेगी कोर्ट या तो कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज हाई कोर्ट कोई अहम फैसला सुनाएगा श्रृंगार गौरी के मामले में। जी ठीक है विवेक, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं बीजेपी सांसदों ने किया है प्रदर्शन। संसद भवन के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने ये प्रदर्शन देखने को मिला। बिहार में शराब से हो रही मौतों पर बीजेपी सांसदों का यह हंगामा। बीजेपी सांसदों ने नीतीश सरकार से मुआवजे की मांग की है। संसद भवन के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने ये प्रदर्शन, बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि जो मौतें हुई हैं उसके लिए मुआवजा दी जाए। बीजेपी सांसदों ने नीतीश सरकार से मुआवजे की मांग की है। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो संसद भवन के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने ये प्रदर्शन किया गया। बिहार में शराब से हो रही मौतों पर बीजेपी सांसदों का यह हंगामा। वहीं नीतीश सरकार से मुआवजे की भी मांग की है। अब नीतीश कुमार के गलत नीतियों के कारण से अवैध शराब बेचे जा रहे हैं, जहरीली शराब बेचे जा रहे हैं, जिससे सारण के 100 लोग पीकर मर गए हैं। उनके परिवार बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। सब गरीब लोग हैं, उनका कोई कसूर नहीं था। आपकी शराब नीति फेल हो गई, इसलिए तो जहरीली शराब लाकर लोगों ने पिलाने का काम किया। हर गांव, हर घर, हर टोला, हर मोहल्ला में शराब खुलेआम बिक रहा है। नीतीश कुमार की जिस तरह से बेदर्द भरा और संवेदनहीन बयान दे रहे हैं कि जो पिएगा मरेगा, ठीक है, लेकिन परिवार का तो कोई दोष है नहीं। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार उन बेसहारा परिवार को, बच्चों को लालन पालन के लिए मुआवजा। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड संस्था के राज्य मुख्य आयुक्त निरंजन कुमार आर्य ने मुलाकात की। राज्यपाल श्री मिश्र से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। तो राज्यपाल से आर्य की ये शिष्टाचार भेंट, जिसकी तस्वीर भी उन्होंने साझा की। वहीं इस साल पेश हुई राजस्थान सरकार के बजट की चर्चा पूरे देश में हो रही है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 2023 में पेश किए जाने वाले बजट भी खास होगा। राज्य बजट 2023 को लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर ली है। बताया जा रहा है कि आने वाला बजट युवाओं और महिलाओं पर आधारित होगा। ऐसे में सरकार ने इनसे सुझाव भी मांगे हैं। सीएम गहलोत ने शासन सचिवालय में युवा, वहीं खिलाड़ी, महिला, प्रोफेशनल्स और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ बजट पूर्व
संवाद भी किया और सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि युवा खिलाड़ी, महिलाएं और प्रोफेशनल्स और विद्यार्थी राज्य के विकास की अहम कड़ी हैं। उनकी ऊर्जा और क्षमताओं का सही दिशा में उपयोग कर प्रदेश के विकास को नई सोच के साथ नई दिशा दी जा सके, इसके लिए राज्य सरकार लगातार फैसले ले रही है। फरीदाबाद पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गांव सिरोही से लेकर आलमपुर, धौज, पाखल, पाली और डबुआ रोड से होकर गुजरेगी यात्रा। वहीं नीलम चौक से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये रवाना होगा यात्रा। तो बदरपुर बॉर्डर तक पूरे मार्ग पर कांग्रेस के झंडे। तो नीलम चौक से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर बदरपुर बॉर्डर तक पूरे मार्ग पर कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं। फरीदाबाद पहुंची है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। तो गांव सिरोही से लेकर आलमपुर, धौज, पाखल, पाली और डबुआ रोड से होकर गुजरेगी ये यात्रा। नीलम चौक से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के अजरौंदा से लेकर यात्रा रवाना। तो वहीं बदरपुर बॉर्डर तक पूरे मार्ग पर कांग्रेस के झंडे लगाए गए हैं। वहीं सांपला में पिछले दिनों गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे गए नवीन जय हिंद की रिहाई की मांग को लेकर कई गांव के लोग लघु सचिवालय पहुंचे हैं। वहीं एसडीएम की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने नवीन जय हिंद की जल्द रिहाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार नवीन कौशिक ने कहा है कि प्रदेश सरकार जय हिंद की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है, जबकि जय हिंद के जातिवाद से दूर रहते हुए समाज के हर वर्ग की मांग उठाई है। लेकिन प्रदेश सरकार इससे भी जातिवाद का रंग घोल भाईचारा खराब करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने उसको जेल भेजकर बहुत अन्याय है, जिसकी कीमत आने वाले समय में सरकार को चुकानी पड़ेगी। अब तक जय हिंद की रिहाई नहीं होती, न्याय के लिए समाज संग्राम करता रहेगा। उनको रिहा करने के लिए भाई नहीं इनने वहीं 11 साल की किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सुनवाई सजा। तो कोर्ट ने दोषी को 20 साल के लिए भेजा जेल, 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बचाव पक्ष का कहना है कि हाई कोर्ट में दाखिल होगी अपील। तो कोर्ट ने दोषी को 20 साल के लिए जेल भेजा, इसके साथ ही 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो बचाव पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट में दाखिल होगी ये अपील। तो रोहतक से ये खबर आपको दे रहे हैं। 11 साल की किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 20 साल के लिए जेल भेजा, तो वहीं 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पटियाला पुलिस ने डोडरा गांव में हुई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में दधेड़ा गांव में आधी रात को कुलवंत सिंह की कार का एक प्रवासी अरुण कुमार की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। लगातार छापेमारी की जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रवासी अरुण कुमार उर्फ राजू के हत्यारों को गिरफ्तार किया गया था। पटियाला पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हत्या के जिम्मेदार 3 आरोपी को गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। एक प्रवासी मजदूर ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 82 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਰਡਰ ਦਾ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਸੀਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ पुलिस रिमांड इन्हों का हासिल किया। वहीं झारखंड के रामगढ़ में उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणा सभा कक्ष में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई और इसी दौरान अन्नाबद्ध निधि और पर्यटन विकास और
DFFT के माध्यम से हो रहे विकास कार्यों पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के उद्देश्य से हो रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता पेयजल, स्वच्छता और शौचालय की व्यवस्था करने के तहत अब तक हो चुके कार्यों की जानकारी लेने के उपरांत जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं उपायुक्त ने पहाड़ों के सौंदर्यीकरण, पर्यटन स्थलों में साइनेज बोर्डों के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए हैं। और अब खबर सीतामढ़ी से है, जहां पर अलग अलग प्रखंड में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम पर प्रशासन का चाबुक चला है। जहां आधा दर्जन नर्सिंग होम सील किए गए हैं, तो डीएम के आदेश के बाद लगातार नर्सिंग होम, वहीं पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी संस्थाओं पर छापेमारी की जा रही है। वहीं इससे अवैध रूप से चल रहे संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी के दौरान 3 नर्सिंग होम और 1 जांच घर को सील किया गया है। इस बीच छापेमारी करने गई पुलिस और डॉक्टरों की टीम को अवैध संचालकों के कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा है। वहीं बिहार के सिवान जिले में रैनी रुकुंदी गांव में एक शादी समारोह में एक युवक खुलेआम तमंचा लहराता हुआ नजर आया। युवक की पहचान रुकुंदीपुर निवासी जयप्रकाश ठाकुर बताया जा रहा है। तो कानून का कोई खौफ नहीं है और किस तरह तमंचे पर यह डिस्को हो रहा है, इसकी तस्वीर बिहार के सिवान की यह तस्वीर है, जहां लगातार अवैध तमंचा लहराता हुआ ये युवक सरेआम फायरिंग करता हुआ चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।